हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कई सारे टॉपिक्स हैं, जिनमें से हम लोगों ने दो टॉपिक्स को कवर कर लिया था। इसमें से पहला टॉपिक था हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम पूरा पढ़ चुके थे। दूसरा टॉपिक था हमारा प्रोटीन्स, जिसको हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ आज स्विच करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस टॉपिक का आपके डेली लाइफ में काफ़ी सारा सुनने के लिए मिल जाएगा। और इस टॉपिक को अगर हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर बायोलॉजी का ये मेन टॉपिक भी है, और एक जनरल केमिस्ट्री में भी आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो आइए बिना देर करे हुए हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, एक्चुअली कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करने के लिए स्लाइड मोड में पढ़ाने से कम टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ कवर कर पाऊँगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी भी चीज़ें आप बोर्ड पर देखें उनकी थोड़ा सा लिख करके प्रैक्टिस करें, स्ट्रक्चर्स वगैरह बना लें, तो हमें लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, लंबे समय तक याद कर पाएंगे। इसमें जो कठिन टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को भी आप 2-3 बार लिखें, लिख करके पॉइंट वाइज इसके नोट्स बना लें, तो आप पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करके लिख पाओगे। अब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। बच्चों, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को हमें कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसको मैं एक हल्का सा पहले आपको ब्रीफ में डिस्कस कर दे रहा हूँ। देन उसके बारे में हम तमाम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बच्चों, न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास दो टॉपिक रहेंगे। द फर्स्ट वन इज़ डीएनए एंड सेकंड वन इज़ आरएनए। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में डीएनए आरएनए पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा। डीएनए और आरएनए का जो मतलब है उसका नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो मेन काम है वो होता है कि हमारे एक पीढ़ी के गुणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना। दैट मीन्स जो आनुवांशिकता हेरिडिटी है उसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा डीएनए होता है। तो डीएनए जो है उसके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। और आरएनए है, उसके वैसे तो कई तरह के कार्य हैं, मगर एक मेन काम हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे शरीर में जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो सिंथेसिस कराने में हमारा जो आरएनए है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये डीएनए जो आरएनए है इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो हमें डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। देखो, डीएनए और आरएनए के काम अलग अलग हैं, मगर डीएनए और आरएनए में बहुत हद तक सिमिलरिटी है। तो हम उस सिमिलरिटी को पहले हल्का सा ब्रीफ कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में इंडिविजुअली अलग अलग करके, फिर हम एक एक करके चीज़ों को बात करेंगे। बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की, मींस डीएनए और आरएनए की, तो इन्हें हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो ध्यान से सुनना, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, अब खुद से समझो, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमने बोला है दैट मीन्स न्यूक्लियोटाइड जब ढेर सारे रहेंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो बना होगा न्यूक्लियोसाइड से। तो आपको ध्यान से समझना है कि हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। जब हमें न्यूक्लियोसाइड पता चल जाएगा तब हम उस न्यूक्लियोसाइड से क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड हम बना लेंगे तो उस न्यूक्लियोटाइड को हम 1 बाय 1 कनेक्ट करते जाएंगे, जिससे हमें बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड। आपको इतनी बात हमें लगता है कि आसानी से समझ में आ गई होगी कि हमारे लिए मेन मोटिव क्या है,
सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ध्यान से सुनो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। न्यूक्लियोटाइड्स जब ढेर सारे हम कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बना होगा? तो आप कहोगे न्यूक्लियोसाइड से बना होगा। अब बात करोगे भाई न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड को सीखने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ को समझना होगा कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं शुगर, या जिसको हम बोलते हैं शर्करा, ये इसेंशियल है। डीएनए आरएनए में, न्यूक्लिक एसिड में शर्करा तो होगी ही होगी, और जो शर्करा पाई जाती है वो होती है राइबोस, जो कि होती है आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोस जो कि होती है डीएनए में। तो सबसे पहला कह लो कि इंग्रेडिएंट्स कह सकते हो आप उसे, कि जो डीएनए और आरएनए में सबसे पहले जो रिक्वायर्ड होता है वो होती है शुगर, या जिसको हम बोलते हैं शर्करा। अब शर्करा हमने 2 तरह की बताई, राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा। राइबोस शर्करा आरएनए में मिलेगी, डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में मिलेगी। अब उस राइबोस शर्करा से हम क्या अटैच करेंगे? एक बेस अटैच करेंगे, नाइट्रोजनस बेस अटैच करेंगे। अब कहोगे ये बेस क्या होता है? बेस के बारे में अभी हम आगे स्लाइड्स में कवर करेंगे। आपने नाम सुना होगा एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये आपने बेस सुने होंगे। अब कौन सा बेस कौन सा है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, बट आप समझ लो कि हमारे पास शुगर है, उस शुगर से हम क्या जोड़ेंगे? एक बेस कनेक्ट करेंगे, बेस को जोड़ देंगे, और बेस को जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? एक फॉस्फेट लिंकेज भी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले बेस अटैच करेंगे और फिर फॉस्फेट लिंकेज से एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड तैयार होंगे, और फिर वही जब बल्क अमाउंट में बनके तैयार होंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उसी को हम बोलेंगे आपका न्यूक्लिक एसिड। तो इन्हीं को समझने के लिए बहुत इत्मीनान से आप समझिएगा। आपने अगर ध्यान से समझा, ध्यान से सुना, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। वरना वैसे भी टर्मिनोलॉजी कठिन है। जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं, जो जेईई नीट दे रहे हैं, उनके लिए टॉपिक थोड़ा सा उनको कठिन महसूस होता है, क्योंकि वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर रहते हैं, और यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है वो बेसिकली बायोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड आपको दिखेगी। तो कुछ मैथ्स वाले बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सब उनकी सुनी हुई है, और उनको मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत होती है। तो हमने जितनी भी चीज़ें आपको इन 2-4 मिनट में हमने डिस्कस करी हैं, वो सारी चीज़ें आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। आप बड़े रिलैक्स होकर के एक एक चीज़ को देखिएगा। जहाँ पर आपको लगे कि आपकी स्लाइड ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, वहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बाद में इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। लिखने से ही टॉपिक आपको आएगा, सुनने से चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे हुए सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। तो लिखा हुआ है, दीज कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस ऑफ हेरिडिटी। आपको हमने बताया था कि हेरिडिटी के लिए जो जिम्मेदार होता है वो डीएनए होता है। एक पीढ़ी के जो गुण हैं वो दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा किसी बच्चे की जो शक्ल है वो उसके माता पिता से मिलती जुलती है। क्यों मिलती जुलती है? उसके गुण जो है वो उसके माता पिता से मिलते जुलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनके जो गुण हैं, आनुवांशिक गुण हैं, जो हेरिडिटी है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र हो रही है वो डीएनए की वजह से हो रही है। तो हम इनको कह सकते हैं कि दीज कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं कुछ मेन चीजें ही डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ठीक है, आगे देखिए। न्यूक्लिक एसिड्स रिजेंबल प्रोटीन इवन दो केमिकली दे आर डिफरेंट। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये प्रोटीन जैसा कुछ है, मगर इसका जो
केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके जो गुण होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, अलग होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। ठीक है, आप देखो मेन इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर ध्यान से देखो, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मैंने अभी हाल आपको बताया पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, तो देखो लिखा है द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो आपको बस ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो बेसिकली किससे बना हुआ है, आप कहोगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। अब कोई पूछ ले भाई ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, आगे पढ़ते हैं। इट इज एन एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विथ शुगर। हमने आपको फिर बताया था कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड को समझने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। द फर्स्ट वन इज शुगर, सेकंड वन इज बेस एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट लिंकेज। अभी हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो आपको पहले 3 बातें याद रखनी है, शुगर, सेकंड इज बेस या जिसको आप कहते हो नाइट्रोजनस बेस, और थर्ड इज फॉस्फेट लिंकेज। तो अभी आपने क्या लिखा हुआ है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेसिकली जो होते हैं, इट इज एन एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विथ शुगर। तो देखो शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है, और उसके ये एस्टर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स which contains 2 types of nucleic acid, that means RNA and DNA। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक सेल है, उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा सेंटर होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं, उसमें हमारे क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम्स फिर अंदर जाकर के उनको हम बाइफरकेट करते हैं, उनमें DNA और RNA मिलता है। तो आप क्या देखते हो कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स उनमें पाए जाते हैं, और वो कौन से होते हैं, DNA एंड RNA। ठीक है, यहां देखो आगे, जो DNA है उसका पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद अगर हम RNA की बात करें तो इसका नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आपको याद होना चाहिए DNA का नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और RNA का नाम क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आगे देखिए, देखो ये हमारे पास राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है। देखो आपके सामने है, ये हमारे पास राइबोस शुगर है। आप इस राइबोस शुगर में देखो, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और ये कार्बन नंबर 5 है। मतलब 5 कार्बन वाली जो शुगर है उसे हम राइबोस शुगर कह रहे हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। अगर इस कार्बन नंबर 2 पर जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, अगर हम इस ऑक्सीजन को हटा दें तो हमारी ये जो राइबोस शर्करा है वो डीऑक्सी राइबोस शर्करा कहलाएगी। ध्यान से देखो, ये कहलाता है बीटा डी राइबोस। ये राइबोस शर्करा है, नाम है बीटा डी राइबोस। अब देखो ये हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है। इस दूसरे स्ट्रक्चर्स में आप देखो 2 नंबर पर देखो ऑक्सीजन हमने हटा दिया, तो अब ये ऑक्सीजन हटने के बाद इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। ये ध्यान से समझना बच्चों, ये हमारे पास शुगर है, ये शुगर है, ये न्यूक्लिक एसिड में रहेगा ही रहेगा। अंतर केवल इतना सा है कि डीएनए में ये शुगर रहेगा, डीएनए में ये शुगर रहेगा डीऑक्सी राइबोस वाला, और राइबोस शुगर किस में पाया जाएगा, आरएनए में पाया जाएगा। अब देखो करना क्या है, अब हमें इस शुगर से OH को रिप्लेस कर देना है, OH को हटा देना है, और यहां पर लगा देना है बेस। कौन सा बेस, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस का मतलब कौन सा, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, जो भी बेस आप लगाना चाहो वो आप बेस लगा दो। अब कौन सा बेस किस में पाया जाता है अभी बात करते हैं, मगर इस 1 नंबर पोजीशन पर हम OH को रिप्लेस कर देंगे नाइट्रोजनस बेस से, और तब हमारा न्यूक्लियोसाइड तैयार हो जाएगा। अब दूसरा काम क्या करना है कि ये जो 4 नंबर है, ये जो 5 नंबर है जिसमें CH2OH लगा हुआ है, इसका हम OH रिप्लेस कर देंगे किससे, PO4 से। फॉस्फेट पार्ट जोड़ देंगे, ध्यान से सुनना,
ये हमारे पास शुगर है, इस शुगर में दो चेंज करने हैं। पहला चेंज करना है कार्बन नंबर 1 का OH रिप्लेस करना है नाइट्रोजनस बेस से, तो हमारा बन के तैयार हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और उसके बाद कार्बन नंबर जो 5 है वहां का जो OH है उसको रिप्लेस करना है PO4 से, दैट मीन्स फॉस्फेट से, और तब जाकर के हमारा स्ट्रक्चर जो तैयार होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से सुनना, शुगर पर 1 नंबर कार्बन पर OH को रिप्लेस करो बेस से, बन गया न्यूक्लियोसाइड, और 5 नंबर पर OH रिप्लेस करो, PO4 अटैच करो तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को जब हम एक के बाद एक कनेक्ट करते चले जाएंगे तो वो बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड DNA कब कहलाएगा, जब हम इस शुगर का यूज कर रहे होंगे, और RNA कब कहलाएगा, जब हम इस शुगर का यूज कर रहे होंगे। बस इतना सा चेंज है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, आप आसानी से इसको सीख सकते हो। ठीक है, तो हमें लगता है ये राइबोज शर्करा है और ये 2-डीऑक्सी शर्करा है, ये स्ट्रक्चर से आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, देखो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो लिखा भी है, इन DNA द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेकेंड कार्बन एटम। देखो ये जो कार्बन नंबर 2 है इसका जो ऑक्सीजन है वो हमने रिमूव कर दिया, और हमारा DNA का जो शुगर है वो तैयार हो गया, जिसको हम डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। ठीक है, और कहीं से रिमूव नहीं करना है। ये वाला ऑक्सीजन यहां देख सकते हो आप, OH है, यहां ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के लिए आपको क्या बनाना है, अ चेन इज मेड फ्रॉम मैनी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चले जाना है, आपको न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करते जाना है। आप कहोगे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाएं, तो आगे देखो लिखा हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसी न्यूक्लियोटाइड को जब जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बाद अगर हम देखें तो लिखा है एवरी न्यूक्लिक एसिड इज मेड आउट ऑफ शुगर बैकबोन, दैट इज राइबोस। आपको पता है कि हमें शुगर तो लेना ही है, शुगर तो लेना ही है। उस शुगर में अब हम चेंज करने वाले हैं। देखो शुगर है, शुगर है, शुगर है, ठीक है। अब इस शुगर में हम क्या अटैच करने वाले हैं, ध्यान से देखना। देखो हमने आपके क्या बोला, शुगर में कार्बन नंबर 1 पर क्या जोड़ देंगे, बेस, और कार्बन नंबर 5 पर OH को हटाकर क्या लगा देंगे, PO4। तो देखो शुगर पर केवल बेस लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। और अगर PO4 को मिलाकर के अगर पूरा बोलेंगे, PO4 को मिलाकर के अगर हम पूरा बोलेंगे, देखो यहां पे मैं थोड़ा सा इसको मार्क करके दिखाता हूं। अगर हम ये शुगर और बेस केवल इतने को देखें, अगर हम शुगर और बेस केवल इतने को देखें तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और अगर इस पूरे को देखें तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। इस पूरे को देखें तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। इस पूरे को देखें तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। इससे जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा। शुगर कौन सा है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। अब डिपेंड करता है आप डीएनए बना रहे हो या आरएनए बना रहे हो। अगर आप डीएनए बना रहे हो तो डीऑक्सीराइबोस शुगर का यूज करो, और अगर आप आरएनए बना रहे हो तो राइबोस शुगर का आप यूज करो, और उससे आप डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बना सकते हो। हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है कि हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली वो दिखाई कैसे देते हैं। हमने स्ट्रक्चर ना बना करके उनका नाम लिखा हुआ है। शुगर 1 नंबर पर OH को रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजनस बेस से, और 5 नंबर में OH को रिप्लेस कर दिया PO4 से। इस पूरे रिप्लेसमेंट से बना न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ते चले जाएंगे तो वो बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। ठीक है, आगे देखो। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड में जो हमने बोला ना अभी, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। देखो नाइट्रोजनस बेस को समझो आप। न्यूक्लिक एसिड में जो होता है वो 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। पहला होता है पिरिमिडीन्स और दूसरा होता है प्यूरीन्स। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो पिरिमिडीन्स है वो नाइट्रोजनस बेस है, मगर इसमें जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें 2 रिंग स्ट्रक्चर्स दिखेगा, 2 रिंग दिखाई देंगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पिरिमिडीन्स।
और अगर एक रिंग दिखे और उसमें नाइट्रोजनस बेस मौजूद हो तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्यूरिन्स। पिरिमिडीन्स में कौन कौन से आते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखो पिरिमिडीन्स में कौन कौन से आते हैं, याद रखिएगा। पहला आता है साइटोसिन, और प्यूरिन्स में पहला कौन सा आता है, ग्वानिन। दूसरा आता है थायमीन, और इसमें आता है एडिनिन। तो देखो ध्यान से समझना बच्चों, कोई पूछे ये पिरिमिडीन्स बेस हैं तो आपको याद रखना है दिस इज नाइट्रोजनस बेस एंड दिस इज ऑल्सो नाइट्रोजनस बेस, बट द मेन डिफरेंस इज दिस, यहां पर 2 रिंग स्ट्रक्चर है और यहां पर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अगर कोई पूछे कौन कौन से प्यूरिन्स बेस होते हैं तो एडिनिन ग्वानिन, एडिनिन ग्वानिन, एडिनिन ग्वानिन। उसके बाद बाकी जो बेस हैं वो कौन से होते हैं, पिरिमिडीन्स होते हैं, चाहे वो साइटोसिन हो, थायमीन हो, या इवन यूरेसिल हो। ये जो यूरेसिल होता है ये केवल आरएनए में देखने के लिए मिलता है, ये केवल किस में मिलता है, आरएनए में, डीएनए में देखने के लिए नहीं मिलता है यूरेसिल बेस, ठीक है। तो ये कौन से बेस हैं, पिरिमिडीन्स, और ये कैसे हैं, प्यूरिन्स। डिफरेंस क्या है, पिरिमिडीन्स ऐसे नाइट्रोजनस बेस हैं जिसमें 2 रिंग स्ट्रक्चर दिखाएगा, और ये वो नाइट्रोजनस बेस हैं जिसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। मैं आगे स्ट्रक्चर बता रहा हूं तो उससे और अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो यूरेसिल रिप्रेजेंट्स, चलो इससे ज्यादा मतलब नहीं है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस को समझो आप। देखो पहले हम प्यूरिन्स को समझ रहे हैं, ठीक है, प्यूरिन्स को समझ रहे हैं। देखो प्यूरिन्स में पहले हम किसको देख रहे हैं, एडिनिन को। एडिनिन में जस्ट अ मिनट, यहां पर देखो, हाँ ये जो प्यूरिन्स है, मैं बार बार गलत बोल गया थोड़ा सा, ये जो प्यूरिन्स हैं इसमें डबल रिंग प्रेजेंट रहेगी, मैं इसमें बोल दिया धोखे से। प्यूरिन्स में हमारी डबल रिंग रहेगी, नाइट्रोजनस बेस है जिसमें डबल रिंग रहेगी, और पिरिमिडीन्स ऐसे नाइट्रोजनस बेस है जिसमें क्या रहेगी, सिंगल आपकी रिंग रहेगी। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मैं गलत बोल दिया इसे। देखो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम प्यूरिन्स की बात कर रहे हैं। प्यूरिन्स में हमने आपको बताया एडिनिन, और सबसे पहले कौन सा बेस बताया, एडिनिन। ये स्ट्रक्चर इसका है, देखो आप 2 रिंग है और नाइट्रोजन दिख रहे हैं, तो दीज आर द नाइट्रोजनस बेस हैविंग 2 रिंग्स। तो पहला नाम क्या है, एडिनिन, और दूसरा जो बेस बताया था उसका नाम क्या था, ग्वानिन। और ग्वानिन का स्ट्रक्चर भी देखें तो देखो उसमें नाइट्रोजन दिख रहे हैं और 2 रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्वानिन। एडिनिन ग्वानिन, ये आपका हो गया प्यूरिन बेस है। और दूसरा है पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स में सिंगल रिंग है, और नाम कौन कौन से हैं, एक है साइटोसिन, ये देखो आप नाइट्रोजनस बेस है, सिंगल रिंग है, साइटोसिन। दूसरा स्ट्रक्चर किसका है, थायमीन, इसमें भी देखो आप सिंगल रिंग है, नाइट्रोजन मौजूद है। और तीसरा देखो यूरेसिल, जो कि केवल आरएनए में पाया जाता है, और आप देखिए इसमें नाइट्रोजन है और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल ये वो बेस है जो किस कैटेगरी में रखे गए हैं, पिरिमिडीन्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। देखो डीएनए इज अ चेन मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंड टुगेदर थ्रू फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज। देखो आप लोगों ने एक नाम सुना था पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज किस में पाया जाता है, प्रोटीन्स में पाया जाता है। और अगर कोई पूछे ये फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये किस में पाया जाएगा, ये न्यूक्लिक एसिड में पाया जाएगा, डीएनए और आरएनए में पाया जाएगा। तो PO4 एज ए लिंकेज के तौर पर अगर आपको दिखाई दे तो उसको हम फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज कहते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड में देखने के लिए मिलता है। अब देखो स्ट्रक्चर को समझना, आपको बताया था शुगर से बेस और PO4 रहेगा, ये आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर। देखो लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इन द ईयर ऑफ 1953। तो आपने डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, और स्ट्रक्चर में सुना होगा डबल हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, वॉटसन एंड क्रिक, और जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करते हैं, बट हमें लगता है बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई पूछे न्यूक्लिक एसिड तो आपके दिमाग में आना चाहिए डीएनए एंड आरएनए।
फिर कोई पूछे ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड से। ये न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं? तो आप बोलोगे शुगर, जो कि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में से कोई भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन डीएनए और आरएनए। राइबोस शुगर में 2 नंबर पर OH को रिप्लेस करो बेस से, नाइट्रोजनस बेस से, तो वो कहलाएगा, वो जो बनेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और फिर 5 नंबर कार्बन पर OH रिप्लेस करो PO4 से, तो अब जो बनेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। और फिर वो न्यूक्लियोटाइड 3 नंबर कार्बन से अटैच करो, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का PO4 और 3 नंबर का OH आपस में अटैच करो, तो जो बन के सामने आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ढेर सारे जोड़ते जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। फिर वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, बट न्यूक्लिक एसिड हमारा तैयार हो जाएगा। हमें लगता है इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। और इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। ये देखो, ये स्ट्रक्चर था, यहाँ से समझ में आएगा। देखो आप, ये हमारे पास बेस है, सॉरी शुगर है। इस शुगर से देखो कार्बन नंबर 1 पर क्या जुड़ा हुआ है? हमारा बेस जुड़ा हुआ है जिसका नाम है एडिनिन। यहाँ ग्वानिन, यहाँ थायमीन, यहाँ पर साइटोसिन, ये बेस जुड़े हुए हैं। ये एडिनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, ये डीएनए में पाए जाने वाले बेस हैं। और अगर हम आरएनए में पाए जाने वाले बेस की बात करें तो एडिनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, थायमीन की जगह यूरेसिल हो जाएगा, और यहाँ साइटोसिन ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये हमारा शुगर है, इस शुगर से ये बेस लगा हुआ है। और ये देखो, ये जो ग्रीन कलर का है ये बेसिकली फॉस्फेट लिंकेज है जो इसको जोड़ रहा है। और ये स्ट्रक्चर है, ये एक धागा है, डीएनए का एक धागा है। ऐसे ही डीएनए का एक दूसरा धागा रहेगा ये। अब ये एक धागा है, ये डीएनए का दूसरा धागा है, और इनके बीच में अब बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से समझना, हाइड्रोजन बॉन्ड फिक्स है। ए का टी के साथ बनेगा और जी का सी के साथ बनेगा। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेलिक्स नुमा हो जाएगा, घूम जाएगा, और डबल हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पर एडिनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने इंडिकेट किए हुए हैं। यहाँ देखो, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बनाए हैं, और यही बॉन्ड जब यहाँ पर बन जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, लिखा भी है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अपीयर्ड एज हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो कोई पूछे डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर किस वजह से होता है, तो आप बोलोगे डीएनए के जो 2 धागे हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के जो 2 धागे हैं, उनके बीच में जो बेस हैं, और उन बेस के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो डीएनए है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, इसको आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, याद रखिएगा। आप याद रखोगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, देखो आपको क्या याद रखना है, आपको जो मेन बात याद रखनी है उसको समझना। ए का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा? टी के साथ। और जी का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा? सी के साथ। आप ऐसे याद रखो, ए और टी के बीच में 2 H बॉन्ड बनेंगे, और जी और सी के बीच में 3 H बॉन्ड बनेंगे। ये किस में चीज़ देखी जाती है? डीएनए में। और अगर हम आरएनए की बात करें, तो आरएनए में पहले कौन कौन से बेस मिलते हैं? ए, जी, यू, सी, एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये आरएनए में पाए जाने वाले बेस हैं। और अगर आप डीएनए की बात करें तो डीएनए में ए, टी, जी, सी, एडिनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 बेस किस में पाए जाते हैं? डीएनए में। यहाँ पर जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ए का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? यू के साथ, और जी का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? सी के साथ होता है। और इस तरीके के स्ट्रक्चर से हमारा क्या तैयार हो जाता है? आरएनए का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, ATGC, और आरएनए में AUGC के साथ बॉन्ड स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देते हैं।
इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो किस वजह से आता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बेस के बीच में बनने की वजह से डेवलप होता है। अब देखते हैं आगे की तरफ। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है, देखो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें आपने देखा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल हेलिक्स इन विच 2 स्ट्रैंड्स रन एंटी पैरेलल, ठीक है, रिजल्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैं बता चुका हूं अभी, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो छोटा सा क्वेश्चन है आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आता है डीएनए मींस, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पूछा जाए बताओ डीएनए का मतलब क्या होता है, तो आप बोल दोगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अभी हाल बताया, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, ए, ठीक है। अब देखते हैं यूरेसिल इज। अब यूरेसिल जो आपको बताया था यूरेसिल आरएनए में पाया जाने वाला बेस है। और ये कैसा होता है, ये कैसा बेस होता है, पिरिमिडीन्स यूनिट होता है, या फिर प्यूरिन्स यूनिट होता है, या फिर 5 मेंबर्ड रिंग होता है, या न्यूक्लिक एसिड होता है। तो आपको पता होना चाहिए पिरिमिडीन्स बेस होता है। और पिरिमिडीन्स बेस ऐसे नाइट्रोजनस बेस हैं जिसमें सिंगल रिंग पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। आपको याद होना चाहिए ये। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं, ये हमारे पार्ट्स में हो गया, डीएनए और आरएनए में मात्र इतना ही है। इतनी चीज़ में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो हमें लगता है कि डीएनए में इतनी ही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। बहुत सीधी सीधी चीज़ें आपको पता लगानी है। देखो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी जाती है डीएनए और आरएनए में बेस कौन से होते हैं। ये मैंने अभी हाल बताया, ए जी सी टी। यहाँ पर कौन से होते हैं, ए जी सी यू, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये डीएनए में पाए जाने वाले बेस हैं, ये आरएनए में पाए जाने वाले बेस हैं। इसमें शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। इसका नाम अब लिख लीजिएगा आप, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोस। और यहाँ पर कौन सी शुगर है, राइबोस शुगर है। इसके बाद यहाँ कॉम्बिनेशन किसके साथ है, ए का टी के साथ है और जी का सी के साथ है। यहाँ पर ए का टी चूंकि है ही नहीं है तो ए का यू के साथ है और जी का किसके साथ है, सी के साथ है। और स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इस तरह से आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपका डीएनए आरएनए का रहता है। इसमें जो बेस का जो क्रम है ATGC, ये जो सीक्वेंस है इसको पता लगाया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ये जो क्रम है जिसको आप डीएनए को कोड करना कहते हैं, ये जो क्रम है इसका पता किसने लगाया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। और ये जो कोडिंग होती है, बेस का जो क्रम होता है, देखो ध्यान से सुनना। अब आपको देखो एक बात दिमाग में रखना है, ATGC रहेगा। अब देखो कैसे, ATGC GC, मतलब आपका बड़ा सा डीएनए है, उसमें जो बेस का जो क्रम है वो क्रम यूनिक होता है। इसलिए एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से मैच नहीं करता है। उन दोनों के डीएनए कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनमें जो बेस का जो क्रम है वो क्या होता है, यूनिक होता है। और इसी वजह से डीएनए किसी भी व्यक्ति के सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। और आपको ये पता होगा कि ये जो कोडिंग है इसको पता लगाने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब देखो इस यूनिकनेस का हम यूज़ भी करते हैं। देखो सबसे पहले आप सोचो, आपने नाम सुना होगा फिंगरप्रिंट का,
ठीक है। आपने पता होगा कि एक आपका जो अंगूठे का निशान है या उंगलियों का जो निशान है वो किसी दूसरे व्यक्ति के उंगलियों के निशान से मैच नहीं करता। क्यों मैच नहीं करता? क्योंकि फिंगरप्रिंट हर एक व्यक्ति के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मगर कुछ सर्जरी करके या कुछ लोकल मेथड्स अपना करके आप अंगूठे के निशान की कॉपी कर सकते हो। मतलब डीएनए जो फिंगरप्रिंट है उसकी आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। अब कॉपी कर सकते हो तो क्या होगा कि अंगूठे के निशान को आप जो है या उंगलियों के निशान को आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये यूनिक है। कोई 400 BC करके इन निशानों को क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है। तो इस कॉपी से बचने के लिए एक टेक्निक अपनाई जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी एक सेल से हम केंद्रक से आप डीएनए निकालोगे और निकालने के बाद उस डीएनए में जो बेस का जो सीक्वेंस है वो पता करोगे, तो वो डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से कभी मैच नहीं करेगा। किसी भी टेक्निक से आप उसको सेम नहीं बना सकते हो। डीएनए भगवान ने यूनिक दिया है और वो टोटली डिफरेंट है। मान लो कोई बच्चा है, गुमशुदा है, पता नहीं है कि ये किसका बच्चा है और शक होता है कि इसके माता पिता ये हैं, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, बच्चे का डीएनए लेंगे, उसके माता पिता के डीएनए को मिलाएंगे और देखेंगे कि बच्चे के डीएनए में बहुत सारा क्रम अगर माता पिता के क्रम से मैच करता हुआ दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि इसका जो डीएनए है वो माता पिता के डीएनए से मैच कर रहा है, और हम कह देंगे कि ये व्यक्ति, ये जो बच्चा है, ये इसके मम्मी पापा ये हैं। इसी तरह से कोई क्राइम करके कोई किसी का कत्ल करके मान लो भाग जाता है और पता करना चाहिए कि वो किसने किया है, और हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस बना हुआ है जिसमें हमारे पास सारे सिटीजन्स का डीएनए कोडिंग हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर केवल एक ऐसी सेल्स ढूंढेंगे जो उस चोर की गिर गई हो। इवन वो एक बाल भी हो सकता है। अगर वो बाल उसका गिर गया है और वो बाल हमने इकट्ठा करके उसमें से डीएनए की सैम्पलिंग करके उसकी कोडिंग जनरेट करी, और वो जो कोडिंग है वो अगर हमारे डेटाबेस से मैच कर जाती है तो हम इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को किस व्यक्ति ने मारा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्राइम सीन में उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कि किसने इसको मारा है, कौन इसका कातिल है, या पहचान बताने के लिए कि इसके मम्मी पापा कौन है, या कोई व्यक्ति जो है वो जल गया है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उसके डीएनए से हम एक प्रेडिक्शन लगाते हैं और उनके जो पड़ोसी हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनके डीएनए वगैरह से उनको मैच करा के हम ये देखते हैं कि वो आखिर किससे मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो डीएनए है ये यूनिक होता है, और इसी टेक्निक को अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक रहता है, आपको पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुछ बेसिक्स हैं, हमने आपको बता दिए, और आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, और इसको आप पढ़ो। इसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे तो आपके होने लगेंगे। 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बताए थे इंटरेस्ट के लिए, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक चौथे बायोमोलिक्यूल्स की, और वो जो चौथा बायोमोलिक्यूल्स है उसके बारे में हमने अभी हाल बताया। अब हमारा नाम है हार्मोन्स। ये भी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हार्मोन्स टॉपिक प्योरली ऐसा लगता है बिल्कुल बायोलॉजी से रिलेटेड है, मगर यहाँ हमें बायोलॉजी से ज़्यादा उसकी केमिस्ट्री पे फोकस करना है। टर्म बायोलॉजिकल है, इसलिए थोड़ा सा बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए इजी पड़ता है, बट मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। मगर अगर वो लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें लगता है कि ये टॉपिक भी वो आसानी से सीख सकते हैं, और इससे नंबर बड़े आसानी से मिलते हैं। बहुत थोड़ा सा टॉपिक है, याद करने वाला है, आप इसको याद करते जाएं। जो बेसिक चीज़ें हैं समझाने वाली वो मैं समझाता जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं हार्मोन्स के बारे में। देखो, पहले मैं आपको बता दूं, हार्मोन्स जो है, चलो मैं इसी में बताता चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, हार्मोन्स आर द सेक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। देखो बच्चों, ध्यान से समझना, 2 तरह की ग्लैंड होती हैं हमारे शरीर में। जो ग्लैंड्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक ग्लैंड किसी चीज़ को
सेक्रीट करती है, मतलब हार्मोन्स हो सकता है, एंजाइम्स हो सकते हैं, तो वो सेक्रीशन करती हैं। मतलब ऐसा मान लो किसी ग्लैंड से कोई रस निकलता है और वो एक नली के माध्यम से दूसरी जगह पहुंचता है, तो ऐसी ग्लैंड को हम बोलते हैं नलिका युक्त ग्लैंड। और अगर ये नली नहीं रहती है तो वो क्या करेगा, ग्लैंड सेक्रीट तो करेगा, मतलब उत्सर्ग निकालेगा तो किसी पदार्थ को, मगर वो पदार्थ दूसरी जगह नली के माध्यम से नहीं जाएगा, बल्कि ब्लड उसको फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। तो ऐसी ग्रंथि या ऐसी ग्लैंड जिसमें नली नहीं होती है तो उसको बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। और वो जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, और नलिका विहीन ग्रंथियों से जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और हार्मोन्स आर द सेक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको आप फर्स्ट पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हार्मोसिन। हार्मोसिन का मतलब है टू एक्टिवेट, मतलब एक्साइट कर देना, टू एक्साइट करना, उससे ये वर्ड निकला हुआ है। हार्मोन्स आर इजीली डिफ्यूजिबल, हैव लो मॉलिक्यूलर वेट एंड अफेक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए हार्मोन्स जो है वो हमारी बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। किस तरह से अफेक्ट करते हैं, देखो, हार्मोन्स आर नॉर्मली डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड स्टेरॉइड्स। तो जो हमारे हार्मोन्स हैं वो या तो स्टेरॉइड्स से बने होते हैं। अब कोई पूछेगा ये स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, अभी बताते हैं। कोई पूछेगा, ये कोई बोलता है कि जो हार्मोन्स हैं अरे वो तो एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। नो डाउट बने होते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन या पेप्टाइड्स के बने होते हैं, या कुछ हार्मोन्स होते हैं जो स्टेरॉइड्स के बने हुए होते हैं। तो कौन सा हार्मोन्स किससे बना हुआ है, ये पहला क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो हार्मोन्स आर नॉर्मली डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड स्टेरॉइड्स। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स इज सिमिलर। जो जिस तरह से हमारे जो एंजाइम का वर्क होता है लगभग वैसा ही वर्क किसका होता है, हार्मोन्स का होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड रेगुलेट वाइटल बॉडी फंक्शंस। ये बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर से निकलते हैं, और बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर से निकलते हैं, और हमारे शरीर की जो बॉडी है उसकी बहुत सारी फंक्शनिंग को ये अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। तो देखो बच्चों, मैं थोड़े से कुछ ग्लैंड्स के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे जो टेस्टिस हैं, जिसको आप हिंदी में वृषण कहते हो, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, आपकी थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये वो ग्लैंड्स हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, और इनसे जो रस निकलता है या इनसे जो सेक्रीट होता है, वो सेक्रीट होने वाला सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे शरीर में ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अभी देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कितने कैटेगरी में बांटा गया है, और कौन सा हार्मोन्स क्या इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो देखो अब हम सबसे पहले देखते हैं, द हार्मोन्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमें लगता है कि आपको याद रखना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स होते हैं। पूछा जाता है कि इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में किस बायोमॉलिक्यूल को जाना जाता है। मतलब एक सेल्स दूसरी सेल तक अगर मैसेज पहुंचाने का जो काम करते हैं, वो काम करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, हार्मोन्स होता है। तो हम क्या बोलते हैं, द हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम बात करते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी एंड आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आपको बताया था हमने कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और दूसरी जगह तक
कैसे पहुंचते हैं? ब्लड के माध्यम से पहुंचते हैं। ब्लड उनको बहाकर ले जाता है और दूसरी जगह जहां ज़रूरत होती है वहां इसको पहुंचाता है। हार्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी। हार्मोन्स के बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में रहते हैं। दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। ये हमारे शरीर में बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बैलेंस करने में रोल प्ले करते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन्स। जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, प्लांट में भी जो हार्मोन्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। ऑल हार्मोन्स आर जनरली प्रोटीन्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर प्रोटीन्स। बहुत सारे जो हमारे हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं मगर सारे हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होते हैं। आपको बताया कुछ एमिनो एसिड टाइप के भी होते हैं, कुछ स्टेरॉइडल प्रकृति के भी होते हैं। तो आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट दिया रहता है, ऑल हार्मोन्स आर जनरली प्रोटीन्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर प्रोटीन्स। सभी के सभी प्रोटीन्स नहीं होते हैं। बहुत सारे तो प्रोटीन्स के कैटेगरी में आते हैं मगर सभी के सभी प्रोटीन्स नहीं होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स की। अगर हम बात करें तो हार्मोन्स को जो है वो हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है स्टेरॉइड्स और दूसरा होता है नॉन स्टेरॉइड्स। देखो जो स्टेरॉइड्स होता है बेसिकली ये 4 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसमें 4 रिंग होती हैं। 3 रिंग होती हैं आपकी 6 मेंबर और 1 रिंग होती है 5 मेंबर। 3 रिंग 6 मेंबर और 1 रिंग होती है 5 मेंबर। अगर ये 4 रिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे तो वो स्टेरॉइड की कैटेगरी में आपको समझना चाहिए। अब स्टेरॉइड्स और अगर ये 4 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर ना दिखाई दे तो मतलब 4 रिंग स्ट्रक्चर दिखाई ना दे तो अब हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन स्टेरॉइड्स। जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा आपसे एग्जामिनेशन में यही पूछे जाते हैं। तो जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहला कौन सा होता है? एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स। और दूसरा हार्मोन्स कौन सा होता है? जिसको हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है सेक्स हार्मोन। दूसरे नंबर पर एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स पूछा जाता है। सेक्स हार्मोन्स भी 2 तरह के होते हैं। जो मेल में मिलता है उसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन और अगर जो फीमेल में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं नॉन स्टेरॉइड्स की। तो जो नॉन स्टेरॉइड्स होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो पहला होता है थायराइडल हार्मोन्स। जो थायराइड से निकलते हैं उनको वो क्या बोलेंगे? थायराइडल हार्मोन्स। और दूसरा निकलता है जिसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड हार्मोन्स। इनकी प्रकृति होती है पेप्टाइड हार्मोन्स, कैसे पता लगाएंगे भी बताते हैं। और उसके बाद जो थर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस हार्मोन्स। कुछ और भी होते होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? मिसलेनियस हार्मोन्स। तो बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, जिसमें भी सेक्स हार्मोन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पूछे सभी जा सकते हैं बट सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड्स में सेक्स हार्मोन पूछे जाते हैं। और उसके बाद अगर दूसरे बात की बात करें तो हमारे कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। देखो सबसे पहले हम सेक्स हार्मोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सेक्स हार्मोन्स में आपको याद रखना है कि हमारे 2 तरह के सेक्स हार्मोन्स हैं। पहला है मेल सेक्स हार्मोन्स जिसको हम एंड्रोजेंस कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? एंड्रोजेंस। और इसमें कौन सा हार्मोन्स आता है? इस हार्मोन्स का नाम याद रखना, टेस्टोस्टेरोन। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। देखो बच्चे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जिम जाते हैं, अपनी हेल्थ बनाते हैं और हेल्थ बनाने में वो कभी कभी गलत दवाइयाँ यूज़ कर लेते हैं। तो वो जो गलत दवाइयाँ यूज़ कर लेते हैं वो शरीर पर गलत इम्पैक्ट डालती हैं। उन गलत दवाइयों में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने से क्या होता है? आप ज़्यादा मर्दाना फील करते हो मगर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके शरीर पर गलत इम्पैक्ट डालती हैं। इसलिए ऐसी दवाई खाने से बचना चाहिए। तो आपको याद रखना चाहिए मेल सेक्स हार्मोन्स को हम किस नाम से जानते हैं? एंड्रोजेंस के नाम से जानते हैं। और मेल सेक्स हार्मोन होता कौन सा है? तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। अब हम बात करें फीमेल सेक्स हार्मोन्स की तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम एंड्रोजेंस कहते हैं। यहाँ लिखा नहीं है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स को हम एंड्रोजेंस कहते हैं। और उसमें कौन से हार्मोन्स होते हैं? एक होता है एस्ट्रोजेंस और दूसरा होता है गैस्ट्रोजेंस। ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, एंड्रोजेंस एंड गैस्ट्रोजेंस। याद रखना टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन है
और एंड्रोजेंस और गेस्ट्रोजेंस ये हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ये याद रखिएगा। अब हम देखें कि कौन सा हार्मोन्स कहाँ से निकलता है और किस हार्मोन्स का क्या काम होता है उसको देखो। सबसे पहले अगर हम देखें सेक्स हार्मोन्स कौन सा है, ऑर्गन्स ऑफ द सेक्रीशन कहाँ से वो निकलता है और उसकी फंक्शनिंग क्या है। तो देखो सबसे पहले एंड्रोजेंस की बात करें तो एंड्रोजेंस में टेस्टिस से निकलने वाला ये है और इसका काम होता है कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसको कंट्रोल करना, उनको डेवलप करना, ये एंड्रोजेंस का काम होता है और ये टेस्टिस से निकलता है। अब हम एस्ट्रोजेंस की बात करते हैं जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। ये फीमेल की ओवरी से सेक्रीट होता है और इसका जो काम है कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये इसका काम होता है कि ये कंट्रोल करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो एस्ट्रोजेंस जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है और इसका जो काम होता है कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ये कुछ सेक्स हार्मोन्स है, कहाँ से निकलते हैं ये मैंने बताया और इसका क्या काम है वो भी मैंने आपको हल्का सा डिस्कस किया। जो चीज़ पूछी जाती है वो आप अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जब करोगे तो आप पे होने लगेगा। अब हम बात करते हैं, देखो अब हमारे पास दूसरे हार्मोन्स हैं जिसको हम पेप्टाइड हार्मोन्स कह रहे हैं। ठीक है, देखो पेप्टाइड हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन्स है, एक का नाम है एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स। ये निकलता कहाँ से है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से और इसका जो काम होता है वो क्या होता है कंट्रोल द बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द बॉडी। ये हमारे शरीर में वाटर और मिनरल्स को मेंटेन करता है और नाम होता है एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला जो हमारा है पेप्टाइड हार्मोन है। इसी का एक और काम है रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, आप बताओ। एंड्रोजेंस इज अ मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, बोथ ए एंड बी। तो एंड्रोजेंस अभी हाल याद कराया, इसको क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन्स। नेक्स्ट देखो हार्मोन्स का अब हम थोड़ा सा आगे का हिस्सा पढ़ लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, टेस्टोस्टेरोन की। ये मेल सेक्स हार्मोन्स है, टेस्टिस से निकलता है, इसी की बात कर रहे हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है इट इज द प्रिंसिपल मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। ये टेस्टिस से निकलने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मेल सेक्स हार्मोन है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डीप वॉइस, फेशियल हेयर, स्टडी फिजिकल नेचर। आप देखोगे जो जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है, उनके दाढ़ी मूछ रहती है और उनका जो फिजिक होता है वो लेडीज़ के फिजिक से अलग होता है। ये किस वजह से होता है तो वो याद रखना टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है और ये उसका स्ट्रक्चर है। ये टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर है। आप खुद से देखो, ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये 5 मेंबर्ड रिंग। हमने आपको बताया था 1 2 3 4 4 रिंग इसमें दिखाई देंगी और जिसमें 4 रिंग आपको दिखाई दें उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड। तो ये जो हमारा हार्मोन्स है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ये बेसिकली सेक्स हार्मोन है और स्टेरॉइडल नेचर का होता है, मीन्स इसमें स्टेरॉइड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन इज यूज्ड टू प्रमोट टिश्यू एंड मसल्स ग्रोथ। जो बॉडी वगैरह बनाने में दवाइयाँ दे देते हैं वो बेसिकली क्या होता है, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन होता है। ये आपके शरीर में ग्रोथ ला देता है, मर्दाना पावर आपकी बढ़ा देता है, मगर ये दूरगामी तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्ट्रोडियल की। इट इज़ द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज आर ब्रेस्ट डेवलपमेंट,
shrill voice and long hair. This also take part in the control of menstrual cycles. ठीक है, देखो जो फीमेल्स होती हैं उनके कुछ गुण लिखे हुए हैं. पहला लिखा हुआ है श्रिल वॉइस, पतली आवाज़ रहती है, लंबे बाल रहते हैं, ब्रेस्ट रहते हैं उनके, और उनमें जो मासिक चक्र होता है, इसको आप एमसीज कहते हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कहते हैं, उसके लिए जो सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम आपका लिखा हुआ है एस्ट्रेडियोल. एस्ट्रेडियोल वो सेक्स हार्मोन है जो फीमेल में पाया जाता है और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब हम बात करते हैं एस्ट्रेडियोल्स के स्ट्रक्चर की. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, आप खुद देख सकते हो. उसमें 6 मेंबर्ड रिंग 3 है और 5 मेंबर्ड रिंग 1 है. दैट मीन्स स्टेरॉयड टाइप का स्ट्रक्चर है. तो ये स्टेरॉयडल नेचर का हमारा हार्मोन्स है, इसका नाम है एस्ट्रेडियोल, और ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है. और फीमेल में जो फिजिकल जो उनका गुण होता है उन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. अब हम बात करते हैं बहुत अच्छे एक हार्मोन्स की जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन. ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन है. जो प्रोजेस्टेरॉन होता है बेसिकली वो प्रेगनेंसी के दौरान निकलने वाला हार्मोन्स है. जो शुरुआती प्रेगनेंसी है वो इसी हार्मोन्स की वजह से ठहरती है, मतलब जो शुरुआती गर्भ होता है वो इसी हार्मोन्स की वजह से ठहरता है. अब अगर इस हार्मोन्स को हम डिस्टर्ब कर दें तो गर्भ ठहरेगा नहीं, मतलब लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी इस हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से. तो जनरली क्या होता है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो नहीं चाहती है कि वो प्रेग्नेंट हो, तो एक कुछ गर्भ निरोधक दवा वो बाद में खा लेती हैं, मतलब ऐसी दवा खा लेती है जिससे उनका गर्भ जो है वो गिर जाता है. तो वो दवा क्या करती हैं, इस प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसको डिसबैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से गर्भ नहीं ठहरता है और जो प्रेगनेंसी है वो समाप्त हो जाती है, गिर जाता है बच्चा. तो ये वो हार्मोन्स है जिसका नाम प्रोजेस्टेरॉन है, जिसके बारे में आपको सीखना चाहिए. प्रोजेस्टेरॉन लिखा है इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग. तो जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट करते समय हमारे यूट्रस को प्रिपेयर करता है ये हार्मोन्स. ठीक है, आगे लिखा है दीज आर ऑल्सो यूजफुल एज बर्थ कंट्रोल एजेंट. याद रखना चाहिए आपको, ये उसका स्ट्रक्चर है, स्टेरॉयड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये भी स्टेरॉयडल नेचर का होता है. ठीक है, अब हम दूसरे तरह के हार्मोन्स की बात करते हैं जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, या जिसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स की. एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स क्या होते हैं इसको देखो. दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के हैं. इसको बोलते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स और एक है ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, ये मिनरल मेंटेन करता है, वाटर मेंटेन करता है, ये ग्लूकोज को मेंटेन करता है. इसके अंतर्गत हमारा जो इंसुलिन है वो आ जाएगा, और ये हमारा मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स जो होता है वो दूसरे तरह का होता है. नाम देखो, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, लिखा भी है दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सेल इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स. दीज आर यूजफुल फॉर वाटर सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी. ये हमारा जो मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स होता है ये बेसिकली कहाँ से निकलता है उसको याद रखना चाहिए. ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है. कहाँ से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है. इसलिए इसकी जो कैटेगरी है वो देखो, आपने लिखा होगा एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स. तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन्स है, और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, वाटर सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी. दीज कंट्रोल द NaCl कंटेंट इन द ब्लड. ये ब्लड में NaCl के कंट्रोल को भी बैलेंस करता है. एंड दीज कॉज द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन यूरिन. हमारे जो यूरिन में पोटेशियम निकलता है उसका जो कारण है वो भी यही हार्मोन्स होता है. मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स ये हमारा फर्स्ट हार्मोन्स है. ठीक है, अब हम बात करते हैं
सेकंड की जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, लिखा है दीज आर मेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, वही सेम चीज, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन है। दीज आर यूजफुल टू मॉडिफाई सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन, दीज हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। ठीक है, ये बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है और हमारा शरीर जो मोटा हो जाता है उसको कंट्रोल करने में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन्स है उसका रोल रहता है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। लिखा है द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। फीमेल्स में जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लंबे बाल, पतली आवाज़ और ब्रेस्ट का डेवलप होना, ये जो सेकेंडरी फीमेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसे कौन सा हार्मोन्स इसके लिए जिम्मेदार है? अब आप बताइए। पहला टेस्टोस्टेरोन है, बोलोगे नहीं ये तो मेल्स के लिए होता है। ठीक है, दूसरा है एस्ट्रेडियोल, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन और चौथा है एड्रिनल कॉर्टेक्स। बोलोगे ये तो एक ग्लैंड का नाम समझ लो जहाँ से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन आपको पता है ये हमारे फीमेल में जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एस्ट्रेडियोल ये फीमेल सेक्स हार्मोन है जो फीमेल्स में जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सेकेंड होगा। नेक्स्ट देखो, द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मेल्स में जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है मीन्स जो उनकी भारी आवाज़ है, जो दाढ़ी मूछ है, ठीक है, उनके लिए कौन सा सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल, प्रोजेस्टेरोन एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो आंसर क्या सा होगा? टेस्टोस्टेरोन। हमें लगता है ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हार्मोन्स में छोटे से टॉपिक की, और हम बात करते हैं नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स की। अब देखो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स, इसमें स्टेरॉयड टाइप स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स। अब देखो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स क्या होते हैं? इनमें पहले हार्मोन्स का नाम क्या है? जिसका नाम है पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, दूसरे हार्मोन्स का नाम क्या है? एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। और इसके थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग गेस दीज इज इंसुलिन, इट हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखो जो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं उनमें पेप्टाइड हार्मोन्स बहुत सारे हैं, अभी बताते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स भी बहुत सारे हैं, मगर इन सब से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बहुत ज़बरदस्त हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा, इंसुलिन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। हम उसी चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा जो पेनक्रियाज है, ठीक है, एक्चुअली ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के बिहेवियर्स शो करता है, ग्लैंड के दोनों तरह के बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसको हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इस एंडोक्राइन ग्लैंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब जो हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है, और हमारा जो पेनक्रियाज है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो याद रखना इंसुलिन निकलता है। ये इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो आप याद रखना एक लैंगरहैंस के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो पूरे पेनक्रियाज में 1 to 2% के आसपास रहते हैं, वहाँ से हमारा जो हार्मोन्स है जिसका नाम इंसुलिन है वो निकलता है, सेक्रीट होता है। तो अगर कोई पूछे इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से निकलता है। पेनक्रियाज में कहाँ से निकलता है? तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ होती हैं वहाँ से जो है वो हमारा इंसुलिन निकलता है। अब इस इंसुलिन का काम क्या है? ये इंसुलिन हमारे शरीर में रहेगा, ब्लड में रहेगा, और ब्लड में शुगर को कंट्रोल करेगा। शुगर को कंट्रोल करेगा, तो अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन की कमी हो गई तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। दैट मीन्स उस व्यक्ति को शुगर हो जाएगा, मीन्स ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी
या ब्लड में शुगर को कंट्रोल कैसे करता है, इसको थोड़ा सा हम एक प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हैं और आपको फिल्म देखने के लिए जाना है, तो आप जब थिएटर में जाओगे फिल्म देखने के लिए, तो जब आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले आप चेक करोगे टिकट को। अगर आपके पास टिकट है तो अंदर जाओगे, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको अंदर जाने नहीं देंगे। आप ऐसा समझ लो, हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज है, जिसको हम ब्लड शुगर कह रहे हैं। खाना पचने के बाद फाइनली ग्लूकोज बनता है और वो हमारे ब्लड में रहता है। अब ब्लड ग्लूकोज का क्या करेगा, बेसिकली ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, सेल्स के अंदर, और फिर उस ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी के साथ साथ हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। वो तमाम सारी बातें अलग चीज़ हैं, बट ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको जाना है सेल्स के अंदर। ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको जाना है सेल्स के अंदर। अब ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर तब जाएगी जब वो अपना टिकट चेक कराएगी। टिकट चेक कराने का मतलब है जब उसमें इंसुलिन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में होगा, हमारे ब्लड में इंसुलिन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में होगा, तो हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जाएगा। सेल्स के अंदर जाएगा मींस ब्लड में से शुगर कम हो गया, ब्लड में से शुगर कम हो गया, नो प्रॉब्लम। हमारा जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर गया, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, हमें एनर्जी मिली और तमाम बातें हुई। मगर यदि इंसुलिन ना हुआ या इंसुलिन की मात्रा कम हुई तो हमारे ब्लड में से जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों, इंसुलिन ही नहीं है, टिकट ही नहीं है, अंदर ही नहीं जा पाएगा। तो वो शुगर कहाँ रहेगा, ब्लड के अंदर रहेगा। अब जब ब्लड के अंदर रहेगा तो हमारे ब्लड में शुगर की कंटेंट ज़्यादा रहेगी। एक तो शुगर की कंटेंट सेल्स के अंदर नहीं जा पा रही है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो हम थकावट सी महसूस करेंगे। और ब्लड में शुगर कंटेंट बढ़ने की वजह से ब्लड जो है वो गाढ़ा भी होने लगेगा। फिर उस ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए किडनी में जाएगा और किडनी उसको प्यूरीफाई करेगी, चूँकि ब्लड में शुगर ज़्यादा है, और किडनी जब उसको प्यूरीफाई करने की कोशिश करेगी तो किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर केसेस में किडनी फेल हो जाती है, और किडनी फेल होने की वजह से आपने सुना होगा डायलिसिस होती है। तो कहीं ना कहीं शुगर को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो हमारे शरीर में क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं, थकावट महसूस होगी, और भी शुगर से बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए, और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, इंसुलिन की। और इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि कहाँ से मिलता है, पेनक्रियास से मिलता है, अग्नाशय से मिलता है, और इस हार्मोन्स के होने की वजह से ही हमारी जो ब्लड शुगर है वो क्या होती है, कंट्रोल होती है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ये भी एक हार्मोन है। इन सब में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है वो मैंने आपको सिखा दिया है, अब इसी को मैं पढ़ दे रहा हूँ, देख लेना। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ ग्लूकोज and the other sugars into the living cells. These helps in the decrease of glucose in the blood. तो जो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं बेसिकली उनकी जो एंट्री होती है सेल्स के अंदर, वो एंट्री कराने में रोल कौन प्ले करता है, हमारा इंसुलिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ग्लूकोज की जो मात्रा है हमारे ब्लड में उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, इंसुलिन ही करता है। ठीक है, दिस इज देयरफॉर कॉमनली कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर मतलब अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो वो भी नुकसानदायक है। उससे क्या होगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ही कम हो जाएगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। इसलिए हम इंसुलिन को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। और जब इंसुलिन ज़्यादा होगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। अब देखो, इट प्रमोट्स द एनाबोलिक प्रोसेस एंड इनहिबिट्स कैटाबोलिक प्रोसेसेस। इट्स डिफिशियंसी इन ह्यूमंस बीइंग कॉजेज डायबिटीज़। Insulin isolated from islets tissue of pancreas
from islets of Langerhans was the first हार्मोन आइडेंटिफाई एज प्रोटीन। देखो प्रोटीन हार्मोन्स जो है वो प्रोटीनस नेचर के भी होते हैं, आपको पता भी है, हमने बताया हार्मोन्स आपके स्टेरॉयडल नेचर के भी हो सकते हैं और हार्मोन्स आपके प्रोटीन भी हो सकते हैं। तो वो पहला हार्मोन जो प्रोटीन टाइप का है जिसको पता लगाया गया उसका नाम क्या था, इंसुलिन था। और जिसने इसका पता लगाया था, जिसने इसका स्ट्रक्चर पता लगाया था, उसको नोबेल प्राइज मिला था। देखते हैं, सिंगर वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1958 फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की बात अगर हम करें तो बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है, आगे की चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज अ डाइपेप्टाइड consisting of two peptide chain bound by 3 SS bond. One chain contain 21 amino acid जिसको हम A chain कह रहे हैं, and the other chain contained 30 amino acid जिसको हम B chain कह रहे हैं. Sulfur bridge connect crystalline amino acids in the two chain. देखो कुल मिलाकर के आप सीधी सी बात समझना कि हमारा जो इंसुलिन है उसमें 51 अमीनो एसिड रहते हैं। कितने रहते हैं? 51। 30 एंड 21 को ऐड करोगे तो याद रखना एक मात्र हमारा जो प्रोटीन है, एक्चुअली प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की संख्या 100 से ज़्यादा होती है, मगर एक मात्र प्रोटीन ऐसा है जो 51 अमीनो एसिड्स को कंसिस्ट करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। और इसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, दो चेन में पाए जाते हैं। पहली चेन में 21 अमीनो एसिड, दूसरी चेन में 30 अमीनो एसिड्स, और इनके बीच में सल्फर बॉन्ड बनता है। सल्फर बॉन्ड बनता है तब जाकर के इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। और इंसुलिन का पता लगाने वाले, स्ट्रक्चर का पता लगाने वाले साइंटिस्ट का नाम था सिंगर, जिसको स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया गया था। ये कुछ तरीके हैं जहाँ वो बॉन्ड बनते हैं, ज़्यादा ऐसा मतलब नहीं है आपका। एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, अब कुछ हार्मोन्स हैं जो एमिनो एसिड से या एमिनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स के फॉर्म में रहते हैं। दीज आर थायराइडल हार्मोन्स। आप देखना पहला हार्मोन्स कौन सा था? स्टेरॉयडल। स्टेरॉयड से बना हुआ था। वो कौन से थे? सेक्स हार्मोन्स थे, या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स थे। फिर दूसरे हार्मोन्स पढ़े जो हमारे प्रोटीन टाइप के थे। अब तीसरे हम लोग पढ़ रहे हैं जो एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। दीज आर थायराइडल हार्मोन्स। अब थायराइडल हार्मोन्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिए। दीज अफेक्ट द जनरल मेटाबॉलिज्म रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिफिक एक्टिविटी। सो थायराइडल ग्लैंड इज नोन एज पेस सेटर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। अब साइट ऑफ एक्टिविटीज़, ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है टॉपिक आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन से हैं? इंसुलिन, एस्ट्रेडियोल, प्रोजेस्टेरॉन एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इंसुलिन हमारा कैसा है? ये प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन्स है, ये प्रोटीनस हार्मोन्स है। एस्ट्रेडियोल हमारा हार्मोन्स है, स्टेरॉयडल है, और प्रोजेस्टेरॉन भी स्टेरॉयडल है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स तो एक अलग ही चीज़ है। तो ये हमारा एक MCQ था, इंसुलिन इसका आंसर है। द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इन ह्यूमन बीइंग्स कॉजेज। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या डिसीज़ होती है? ब्लड कोagulation, बेरी डायबिटीज़ एंड डर्मेटाइटिस। तो आंसर आपका डायबिटीज़ होगा, ये तो सभी लोग परिचित हैं इससे। ये कुछ क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है कि जो ये टॉपिक है वो आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि अभी भी कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं, मींस जो आपको समझ में नहीं आ पाई हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको वीडियो को एक बार और देख लो और इसके नोट आप बना लो, थोड़ा किताब पढ़ो। उसमें से जो कंक्लूज़न था वो मैंने बता दिया, समझा दिया। किताब पढ़ो थोड़ा सा और इसके क्वेश्चंस लगाओ। आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना बढ़िया आप लोग चैप्टर को कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नंबर एक तो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, दूसरा
केवल वीडियो ही देखते हैं, उसको नोट डाउन नहीं करते हैं, या नोट डाउन कर लिया उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट पिछड़ जाते हैं। फिर वो बच्चे जो है वो फिर पिछड़ जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक आपने आउटव्यू हमसे ले लिया, एक ओवरव्यू ले लिया, पढ़ना किताब से है। केवल वीडियो से आपकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, अच्छा लगेगा, मगर केवल वीडियो देख कर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। किताब पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, डाउट्स हों तो पूछिए। बस आप इतना अगर आप कर लेते हैं तो हमें लगता है कि आप बेहतर चीज़ें कर पाएंगे। तो जो बेस्ट पॉसिबल था मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट्स पूरा कंप्लीट कवर करा दिया विद एक स्ट्रक्चर से। दूसरा, हमने आपको प्रोटीन्स बेहतर तरीके से जो बेस्ट पॉसिबल था वो बता दिया, और हार्मोन्स भी क्लियर कर दिया, और न्यूक्लिक एसिड भी क्लियर कर दिया। अब एक छोटा मोटा टॉपिक है जिसको आप विटामिन्स कहते हैं, वो आपने पढ़ा होगा, और वरना हम कल की क्लास में हम विटामिन्स को भी कवर कर लेंगे। और उसके बाद विटामिन्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो एक छोटा सा टॉपिक और रहता है एंजाइम, जो कि एंजाइम सरफेस केमिस्ट्री में दिया रहता है। तो एंजाइम भी एक बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है, तो हमें एंजाइम भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए और विटामिन डिस्कस करना चाहिए। और उसके बाद कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो कल की क्लास बायोमोलिक्यूल्स की मेरी लास्ट क्लास रहेगी, और इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि जो बचा हुआ सेगमेंट है उसको भी कवर करूं, और कुछ एक अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आऊं, जिससे आप लोग उसको करके थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सभी लोग मेरे पूरे वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, और देखने के बाद किताब पढ़िए। आपको 100% किताब में से एक एक लाइन समझ में आएगी। पूरा एनसीईआरटी का जो जूस है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, जो काम की चीज़ें थी वो बता दी हैं। अगर इसके बाद भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो इट्स योर फॉल्ट, नॉट माई फॉल्ट। आप प्रैक्टिस करो, नहीं होता है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, आप पूछो, ज़रूर हम आपको बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ाई करोगे। आज की क्लास में यहीं पर ओवर कर रहा हूँ। कल की क्लास में हम बचे हुए टॉपिक और कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।